अगर आप TCS NQT का डिजिटल का रोल क्रैक करना चाहते हो विद पैकेज अप टू 7 LPA तो ये वीडियो आपके लिए। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेश सिंह राजपुरोहित है। आज हमारे साथ हर्षित भाई हैं जिन्होंने TCS डिजिटल क्रैक किया था 7 LPA का जो पैकेज होता है अपने कॉलेज डेज में। और आज हम उनसे सारी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि उनका हायरिंग प्रोसेस रजिस्ट्रेशन से लेके फाइनल ऑफर लेटर तक क्या था, कैसे उन्होंने उसके लिए प्रिपेयर किया, टेक्निकल जो इंटरव्यू होता है उनका क्या एक्सपीरियंस था, ताकि इस सबसे अपने को सीखने मिले कि भैया कैसे तैयारी करनी है अगर हम भी डिजिटल को प्लान कर रहे हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले तो वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस हर्षित भाई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ओके, तो आ जाते भाई सबसे पहले अपने सवाल पे। पहला क्वेश्चन यही है कि जब आप अपने कॉलेज डेज में TCS के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो क्या प्रोसेस रहा आपका ऑफ कैंपस आपने इसको क्रैक किया है? तो फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू अगर आप ऑफर लेटर तक जाए तो अगर आप ओवरव्यू हमें दे देंगे कि आपके प्रोसेस से तो वो बहुत हेल्पफुल होगा। सो टीसीएस डिजिटल मैंने ऑन कैंपस क्रैक नहीं किया था, इट वाज एन ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी ओनली। कॉलेज के हम्म। सेकेंड ईयर में जब मैंने अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपने प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन के लिए पढ़ना स्टार्ट किया, काफ़ी सारी कंपनीज आई थी कॉलेज में। बट टीसीएस के लिए मैं स्पेसिफिकली प्रिपेयर करना चाहता था क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि इसका एग्जाम निकालना कंपैरेटिवली आसान रहता है। तो ये वाला पहले ट्राई कर लेना चाहिए ताकि एक बार कॉन्फिडेंस मिल जाए एंड इसके बाद बाकी सारे एग्जाम्स इजीली निकल जाएंगे। तो पहला एग्जाम के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, तो इसलिए मैंने टीसीएस के लिए काफ़ी प्रिपरेशन करने की ट्राई करी थी। तो मुझे पता चला था यूट्यूब की वीडियोस देखकर एंड ऑनलाइन पोर्टल से कि टीसीएस का एनक्यूटी टेस्ट होता है, विच इज़ नेशनल क्वालिफायर टेस्ट। एंड इसको आप देकर टीसीएस के लिए डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए एलिजिबल हो सकते हो फॉर इंटरव्यूइंग एंड देन फाइनली गेटिंग एन ऑफर। तो मैंने जब टीसीएस का एनक्यूटी टेस्ट के लिए मैंने रजिस्टर कर दिया था, एंड उसकी प्रिपरेशन के लिए एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करनी होती है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो एप्टीट्यूड में आते हैं। एंड देन अगर आपको अच्छी प्रोफाइल्स क्रैक करनी है लाइक डिजिटल एक्सेट्रा, तो इसके लिए आपको कोडिंग की भी प्रिपरेशन करनी होती है। तो कोडिंग की प्रिपरेशन मैं पहले से कर रहा था, बट एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन मेरी बिल्कुल भी नहीं थी। तो एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन के लिए मैंने आई थिंक कुछ यूट्यूब चैनल्स प्रेफर करे थे, लाइक प्रेप हम्म। इंस्टा वगैरह। प्रेप इंस्टा मुझे काफी अच्छा चैनल लगा क्योंकि वहां पर सब सारे जितने भी सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं उन सबकी हायरिंग प्रोसेस के बारे में बता रखा होता है। एंड उनमें क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इन सब के बारे में भी काफी अच्छे तरीके से बता रखा होता है। और कौन कौन से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, लास्ट ईयर क्वेश्चंस क्या हैं, तो ये सब की पूरी डिटेल्स वहां पर अवेलेबल रहती हैं। तो मैंने वही चैनल यूज किया था, उसी चैनल को मैंने प्रेफर किया था फॉर माई प्रिपरेशन ओनली। आई थिंक 1-2 मंथ्स के लिए मैंने प्रॉपर उस चैनल के अंदर जितनी भी टीसीएस एनक्यूटी की वीडियोस हैं उन सबको देखा। सारी न्यूमेरिकल एबिलिटीज, वर्बल एबिलिटीज, उनमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे शॉर्टकट्स क्या क्या हो सकते हैं, इन सबको मैंने एनालाइज किया। एंड अपने लिए एक पूरा प्रिपरेशन प्लान बना लिया था मैंने 1-2 मंथ्स का, जिसको प्रिपेयर करके मैं फाइनली नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट देने पहुंच गया था। कोडिंग ओके। के लिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन टीसीएस की स्पेसिफिक नहीं करी थी क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत कोडिंग पहले से कर रहा था। मेरे को आई थिंक 1-2 साल हो गए थे कोडिंग करते हुए। कॉलेज के सेकेंड ईयर से मैंने कोडिंग करना स्टार्ट किया था, एंड ये वाला टाइम था थर्ड ईयर का, तो उस टाइम से मैं काफ़ी कंफर्टेबल हो गया था कोडिंग में। एंड टीसीएस के अंदर बहुत हाई एडवांस लेवल की कोडिंग पूछते भी नहीं है, बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं। बट उनका एक क्राइटेरिया होता है कि वो सिर्फ नोट पैड में लिखवाते हैं, लाइक देर इज नो कोड एडिटर, नथिंग एज सच। जैसे कोड एडिटर में कंप्लीशन ऑटो कंप्लीशन हो जाता है या फिर आपको फंक्शंस के नेम सजेस्ट हो जाते हैं, तो वो सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती को नोट पैड पर, एंड आपको खुद से ही सारा का सारा कोड लिखना होता है। तो उसके लिए मैंने बस एक बेसिक प्रिपरेशन कर ली थी एंड नथिंग, ज़्यादा कुछ नहीं किया था मैंने। तो हम्म। फाइनली जब मैं नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट देने पहुंचा था, आई थिंक आईऑन की डिजिटल सेंटर्स में होता है ये टेस्ट, फिजिकली जाना पड़ता है वहाँ पे। तो मैं समझ वहाँ रहा पे था। गया, वहाँ पे आई थिंक 250-300 स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ पे थे। तो काफ़ी एकदम देखकर मैं थोड़ा डर गया था कि इतने सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे आ रखे हैं। तो फाइनली मेरा रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ, मैं अपनी सीट्स पे बैठा एंड क्वालिफाई टेस्ट स्टार्ट हुआ। आई थिंक 3 आवर्स का टेस्ट होता है ये, जिसके अंदर आपका एप्टीट्यूड भी साथ में हो जाता है, एंड एप्टीट्यूड के बाद आपका कोडिंग क्वेश्चंस एंड एनालिटिकल क्वेश्चंस जो भी होते हैं वो सब साथ में पूछ ले जाते हैं। तो एप्टीट्यूड मैंने कर लिया था, जितने भी मैंने प्रेप इंस्टा से प्रिपेयर किया था उसी के सेम कैटेगरी के क्वेश्चंस आए थे, तो मैं उनको इजीली सॉल्व कर पाया था। एंड कोडिंग के अंदर मुझसे 2 कोडिंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे, विच हम्म। वर फेयरली इजी। आई थिंक जहां तक मुझे याद है एक एरिस का था, एक स्ट्रिंग्स का था। एंड फेयरली इजी क्वेश्चंस थे, बस यही था कि उनको प्रॉपर नोटपैड में ही लिखना है। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट से लेकर आपको सेमी कोलन और लाइक इनपुट इनपुट ब्रैकेट्स, एग्जिट ब्रैकेट्स, ये सब ब्रैकेट्स आपको खुद से ऐड करने हैं, थोड़ा फॉर्मेटिंग भी खुद से ही करनी है। तो ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट रहता है इसके अंदर, बट आई थिंक क्वेश्चन वॉज फेयरली इजी। अगर कोई मीडियम लेवल क्वेश्चंस कर रहा है लीड कोड पे, दे वुड बी इजीली एबल टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। सो फाइनली आई थिंक आफ्टर 1 वीक मुझे कॉल आ गया था दैट दिस टेस्ट हैज बीन क्लियर्ड एंड यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यूइंग विद टीसीएस फोक्स। सो मैं टीसीएस के लिए इंटरव्यू करने गया था। आई थिंक ये ऑनलाइन इंटरव्यू था, मेरे को घर से ही करना था, जहाँ मैं बैठा हूँ हम्म। अभी दूसरे रूम में ही मैं इंटरव्यू दे रहा था।
तो वहाँ पे ही स्टार्टिंग हुई मेरी इंटरव्यू की। इंटरव्यूअर आए, उन्होंने मुझसे सबसे पहले मेरे रिज्यूमे को गो थ्रू किया। रिज्यूमे में मैंने कुछ प्रोजेक्ट मेंशन कर रखे थे, मैंने अपनी यूट्यूब वीडियोज में भी बता रखा है कि मैंने दो दो प्रोजेक्ट्स बनाए थे। वन वाज न्यूज़पेपर वेब ऐप एंड द सेकंड वन वाज इंटरव्यू इंटरव्यू मेनिया, मतलब जो भी साइट्स पर आपको अप्लाई करना हो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोजेक्ट। तो इन सब प्रोजेक्ट्स को मैंने बनाया था एंड इंटरव्यूअर ने मुझसे इन प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ डिटेल्स पूछी कि आपने इन प्रोजेक्ट्स को क्यों बनाया, क्या रीजनिंग, किसी ने आपके प्रोजेक्ट को यूज करा या नहीं करा, क्या चैलेंजेस फेस करे आपने, एक्सेट्रा। तो ये सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे। फाइनली हम आगे बढ़े। डीबीएमएस के क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए, एसक्यूएल क्वेरीज कुछ कुछ पूछी थी उन्होंने कि आप ये पर्टिकुलर क्वेरी लगाओ जिसमें ज्वाइन लगता हो, या फिर इस पर्टिकुलर क्वेरी के बारे में बताओ, एक्सेट्रा। तो वो सब क्वेरीज मैं इजीली लिख पाया था क्योंकि मैंने डीबीएमएस प्रिपेयर कर रखा था। नॉर्मलाइजेशन के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस थे आई थिंक। तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस ही थे। फाइनली इन टेक्निकल क्वेश्चंस के बाद इंटरव्यू मूव हो गया था टुवर्ड्स द एचआर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कि आप सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस जिनको आपको स्टार टेक्निक में आंसर करना होता है। लाइक आपका कभी मैनेजर से कन्फ्लिक्ट हुआ या नहीं हुआ, या फिर आपने कभी टीम को लीड करा या नहीं करा, ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस। तो इन सब क्वेश्चंस को भी मैं आंसर कर पाया था क्योंकि स्टार टेक्निक के बारे में मुझे पता ही था, सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। तो उसकी बेसिस पे मैं इजीली आंसर कर पाया था। एंड फाइनली आई थिंक इंटरव्यू ओवर हो गया एंड आफ्टर 2 days आई गॉट द कॉल दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर टीसीएस डिजिटल प्रोफाइल। तो वो मेरे लिए काफी अच्छा मोमेंट था, आई थिंक मेरे घर वालों के लिए भी काफी अच्छा मोमेंट था, क्योंकि आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट सेकंड ऑफर। इन्फोसिस फर्स्ट था, दैट वाज 3.5 एंड दिस वाज द सेकंड ऑफर। तो काफी खुश थे घर पे सब कि चलो एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी पैकेज पे जॉब लग गई है। सो या, दैट वाज माय एक्सपीरियंस। दैट वाज अमेजिंग भाई। तो हम एक एक करके चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं। सो या। फिर सेकंड आ जाते हैं एप्टीट्यूड वाली चीज़ पे। जैसे आपने थर्ड ईयर में खुद की एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करी थी, क्या आपका डेली रूटीन होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने प्रेप इंस्टा से किया, कुछ लोग इंडिया बिक से करते हैं, ये कुछ वेबसाइट्स है हाँ। जहाँ से लोग प्रिपेयर करते हैं और बहुत स्क्रैच से ही करते हैं क्योंकि पहले उतना तो मैथ्स की ज़रूरत नहीं होती, थर्ड ईयर में ही लोग करते हैं। सो आई थिंक थर्ड हम्म। ईयर इज़ द बेस्ट टाइम। व्हाट योर प्रेफरेंस कि कब उन एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करनी चाहिए? डेली आप कितना एप्टीट्यूड पढ़ते थे मतलब उस लेवल पे प्रिपेयर करने के लिए कि भैया अपन क्रैक कर लें? डेली रूटीन क्या था आपका? डेली मतलब मैंने एप्टीट्यूड जैसे मैंने बताया थर्ड ईयर में ही पढ़ा था एंड दैट टू फॉर 1-2 months ओनली। वो भी हम्म। प्लेसमेंट सीजन से कुछ टाइम पहले। एप्टीट्यूड मैंने ऐसे नहीं है कि पहले मैंने बहुत स्टार्ट करके पढ़ रखा हो। जेई के टाइम पे जो हमने नॉर्मल प्रिपरेशन कर रखी होती है आई थिंक वो भी एप्टीट्यूड में काउंट हो सकती है क्योंकि थोड़ा बहुत सिमिलर ही रहता है। बट समझ वैसे गया। जनरली मैंने कॉलेज में इतना कुछ प्रिपेयर नहीं किया था एप्टीट्यूड के लिए। एंड एप्टीट्यूड इज आई थिंक अगर आप बीटेक कर रहे हो, आपने जेई के कॉम्पिटेटिव जेई जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दिए हैं, तो आपका एप्टीट्यूड फेयरली आपके लिए ईजी ही रहेगा। तो आपको बस सारा टाइम उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। मेजर पार्ट इज डेफिनेटली कोडिंग। कोडिंग पे ही ज्यादा टाइम हमें इन्वेस्ट करना है। एंड एप्टीट्यूड के लिए आप लास्ट के 1-2 मंथ्स रख सकते हो। 1-2 मंथ्स के अंदर आई थिंक इजीली आप प्रिपेयर कर पाओगे एप्टीट्यूड के लिए। आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए एंड उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। दैट कैन बी इजीली डन इन 1-1.5 मंथ्स एज पर जहां तक मुझे लगता है किसी एंड भी डेली स्टूडेंट के लिए। हाउ मच आवर्स दे शुड पुट इन दिस इफ ही इज एन एवरेज स्टूडेंट? एवरेज स्टूडेंट के लिए आई थिंक डेली अगर आप 2 to 3 hours लेके चल रहे हो इसके अंदर, हाँ तो जिसके अंदर डेढ़ आप महीने तो। पहले, हाँ पहले कुछ 1-2 घंटे में आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, लास्ट के 1 घंटे में आपने सिर्फ क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। मतलब इसको करने से आप किसी भी कंपनी का एप्टीट्यूड इजीली निकाल पाओगे अकॉर्डिंग टू मी। तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता एप्टीट्यूड। मेजर पार्ट इज डेफिनेटली कोडिंग, तो कोडिंग पे ही अपना मेजर फोकस हमेशा होना चाहिए सभी का। एप्टीट्यूड इज जस्ट फॉर इनिशियल सिलेक्शन, ताकि आप इनिशियल लोगों में सिलेक्ट हो पाओ। तो उसके लिए आई थिंक 1-2 मंथ्स इज मोर देन एनफ। सो भैया आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे ही कॉलेज का प्लेसमेंट टाइम आता है ना, आपको सही टाइम पे प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप थर्ड ईयर में हो, ये मोमेंट बेस्ट रहता है प्रिपेयर करने को। पर क्या रहता है, प्रॉपर रिसोर्स नहीं पता रहती, बच्चे थोड़ा यहाँ से पढ़ते थोड़ा वहाँ से पढ़ते, फिर ट्यूटोरियल लूप में फंस जाते हैं। ऐसे टाइम पे आपको एक स्ट्रक्चर लर्निंग चाहिए होती है कि एक ही जगह से एप्टीट्यूड भी मिल जाए, डीएसए भी मिल जाए, टेक्निकल इंटरव्यू के लिए प्रेप मिल जाए, मॉक टेस्ट मिल जाए। और यहाँ आपकी मदद करता है लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स। देखो यहाँ पे क्या, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर क्वांटिटेटिव एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग के वीडियो लेक्चर्स है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम में एक ही जगह से, आपको 4-5 जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं। फिर उसी के साथ साथ आपको कोडिंग लैंग्वेज सिखाई जाएगी, कोडिंग सेक्शन की प्रिपरेशन कराया जाएगा, कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर प्रो पैक है। इतना कर लिया तो टीसीएस विप्रो ये सब के तो आप आराम से डीएसए कोडिंग क्वेश्चंस क्रैक कर लोगे। साथ ही साथ मॉक टेस्ट आपको कंपनी वाइज मिल जाएंगे, कंपनी वाइज कोर्स भी मिलेंगे। टीसीएस एनक्यूटी का कोर्स है, विप्रो इलाइट का कोर्स है, डिलॉयट का कोर्स है, कैपजेमिनी का कोर्स है। ये सब कुछ आपको एक ही कोर्स के अंदर बंडल पैक में मिलता है भाई। आप समझ रहे हो? तो अगर आप एक ही जगह से प्रॉपर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो, 10 जगह नहीं भटकना चाहते, स्ट्रक्चर लर्निंग चाहते हो विद टाइम टू टाइम अपडेटेड मॉक टेस्ट, तो आपको लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का कंप्लीट प्लेसमेंट कोर्स ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अब आ जाते हैं कोडिंग वाला राउंड। जैसे आपने बताया,
कोडिंग यार कैसा होता है हर्षित, पता है बहुत सारे टीयर 3 कॉलेज के बच्चे हैं जितना मैं जानता हूँ, हम्म। उनको ना एक हम्म। कोडिंग से तो खौफ है। कह रहे भाई डीएसए मतलब तो वो बहुत बड़े लोग करते हैं, बड़े लेवल के करते हैं। तो अगर किसी को एज ए बिगनिंग शुरू करना चाहिए, और लोगों को लगता है पता है लोग सर्च कैसे करते हैं, हाउ टू क्रैक डीएसए इन 10 डेज 15 डेज। ये मुझे भी हम्म। इतना प्रैक्टिकल नहीं लगता ये चीज़। अनटिल अनलेस आपका हम्म। बेस बहुत स्ट्रांग था, तो आप किसी कंपनी के लिए उसको 15 दिन 20 दिन में प्रिपेयर कर सकते हो। पर अगर एज ए बिगिनर हम्म। शुरू कर रहा है और उसको टीसीएस के डिजिटल लेवल की कोडिंग करनी है, तो उनके लिए क्या रोड मैप होगा? अगर आप एक थोड़ा सा बता दो कि भाई ये देख यहाँ से शुरू कर, इतना टाइम लगेगा, ऐसा ऐसा होना हम्म। चाहिए। सो सर, अगर इसमें देखा जाए कि टीयर 3 कॉलेज, तो मेरा भी टीयर 3 कॉलेज ही था। मतलब मुझे भी बहुत हम्म। डर था कोडिंग का। अभी आई थिंक मेट को इन्होंने अपग्रेड करके टीयर 2 में कन्वर्ट कंसिडर करने लगे हैं, बट इनिशियली इट वाज टीयर 3 ओनली। एंड मैं बिल्कुल एग्जैक्ट सेम स्पेस से निकला हूँ जहां पर सब पूरे कॉलेज ही डरा पड़ा है कि कोडिंग कैसे करेंगे हमारे, क्योंकि कॉलेज स्ट्रक्चर में भी डीएसए नहीं पढ़ाई जाती इतने अच्छे से जितना कंपनीज पूछती हैं। तो डीएसए के लिए डेफिनेटली वो स्केयर पूरी मार्केट में हमेशा ही रहता है, अभी भी रह रहा है, पहले भी था। तो उसमें कोई नई बात नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये कॉमन कॉमन फेयर ही है। हमें ऐसे कुछ बहुत ज्यादा अलग चीज नहीं फेस हो रही है, सबको फेस होता है, सबके लिए एक फेज ही है, एंड उससे सबको निकलना है। अब निकलने के लिए बेसिक सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका क्या लेवल है डीएसए में। आपने इनिशियली कितनी डीएसए कर रहे हैं, सबको अपनी रियलिटी डेफिनेटली पता होती है कि मैं कितने क्वेश्चंस कर पाऊंगा, मेरा क्या लेवल है डीएसए में, सबको पता होता है। अब आपका जो भी लेवल है, आपको सबसे पहले ट्राई करना है कि आप कौन सी कंपनी के लिए ट्राई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर हम टीसीएस की बात करें, तो टीसीएस इज ए सर्विस बेस्ड कंपनी। उसके अंदर आपको बहुत हाई लेवल का डीएसए जरूरत नहीं है। ठीक है कि कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं या फिर हम बहुत हार्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है, वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, मतलब वो पूछने ही नहीं वाले, तो क्यों करना है वो। तो इसीलिए सबसे पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो मैं यूज करता था, मतलब मेरे को तो वो आज भी, कभी मेरे को दोबारा कभी डीएसए की प्रिपरेशन करनी हो तो मैं फिर से वहीं पे जाऊंगा, दैट इज पेप कोडिंग। पेप कोडिंग एक हम्म। यूट्यूब चैनल है, जहां पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, उसके बिल्कुल बॉटम में स्क्रॉल करोगे तो आपको डीएसए लेवल 1 की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, विच इज द ओके। बेस्ट प्लेलिस्ट जो मुझे आज तक मिल पाई है। तो मैं हर सही। किसी को हर बार अपनी वीडियोस में भी मैंने यही रिकमेंड करा है कि दैट इज द बेस्ट रिसोर्स। उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब 500 वीडियोस हैं उसके अंदर, बट वो छोटी छोटी वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हो। और ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका डीएसए कुछ एक महीने में खत्म हो जाएगा या फिर कुछ 10 डेज में खत्म हो जाएगा, दिस इज अटर बुलशिट, मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता। अनटिल एंड अनलेस आप सिर्फ प्लेसमेंट स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने पहले से कुछ प्रिपरेशन कर रखी है, तब आप उन 10 डेज में 1 मंथ में रिवाइज कर सकते हो, दैट इज ट्रू। बट आप सिर्फ 1 मंथ में बिल्कुल बेसिक से लेकर अच्छे से अच्छे तक अच्छे लेवल की डीएसए नहीं पढ़ सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो इसीलिए अपने माइंड में सबसे पहले ये क्लियर रखना होगा कि आपको कितने टाइम में डीएसए करनी है, कितना टाइम आपको अलॉट करना है। तो उसके लिए मिनिमम आपको 3 मंथ्स तो डेफिनेटली अलॉट करना है। अगर आपको सर्विस बेस्ड कंपनी लेवल डीएसए पढ़नी है तो उसके लिए भी 3 मंथ्स तो डेफिनेटली चाहिए, अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो। उसके अंदर आप पहले कुछ हफ्ते अपनी लैंग्वेज जो भी आप चूज करोगे, लाइक C++, जावा, उसको मास्टर करने में निकालोगे। देन फाइनली आप कुछ इनिशियल डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे, लाइक एरे, स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज, एक्सेट्रा। इन सबको पढ़ोगे तो आई थिंक आपको 1.5 मंथ्स यहीं पे चला जाएगा। देन आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे और एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने होंगे, लाइक ग्राफ्स, डीपी, एक्सेट्रा। तो आपका फाइनली कुछ जो लास्ट के 1.5 मंथ्स है उसके अंदर जाएंगे। तो एटलीस्ट 3 मंथ्स का तो मिनिमम वाइबल टाइम पीरियड है जो आपको हमेशा रखना ही है। इसके अलावा भी जितना ज्यादा आप टाइम पीरियड रखोगे, आपको प्रैक्टिस आपकी बेटर होती जाएगी, एंड आपको उतना ही बेटर चांसेस मिलेंगे डीएसए के क्वेश्चंस को क्रैक करने के। अब बात करें कि ये जो डीएसए है, ये आप प्रिपेयर तो कर लोगे, लाइक आपने डीएसए यहाँ पे कोडिंग से प्रिपेयर कर ली, अब उसको प्रैक्टिस कैसे करना है। तो प्रैक्टिस ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सी कंपनी के लिए एम कर रहे हो। अगर आपका डायरेक्टली एम है कि आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए एम करना है, तो उसके लिए आपको लीड कोड पे जाना है, अपने क्वेश्चंस हर एक कैटेगरी के सॉल्व करते रहने हैं, एंड उसके साथ आपको कॉन्टेस्ट भी दे दें। कॉन्टेस्ट आते हैं लीड कोड पर, विच इज लाइक बाई वीकली और हम्म। वीकली कॉन्टेस्ट, एंड जो कॉन्टेस्ट हो रखे हैं वो पास कॉन्टेस्ट के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो आपको कॉन्टेस्ट देते रहने हैं, ताकि आप उस कम टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की एबिलिटी को अपनी इंप्रूव कर पाओ। एंड अगर आपको सर्विस बेस्ड कंपनीज के लिए एम करना है, तो उसके लिए आप डायरेक्टली, जो मुझे सबसे इजी तरीका लगता है, कि आप सर्विस बेस्ड कंपनीज के ही पुराने टाइप के क्वेश्चंस, लाइक टीसीएस में कौन से पुराने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसकी पीवाई एक क्यू बहुत सॉल्व सारी, करो। हाँ, PYQ, बहुत लंबी लिस्ट है उसकी, आई थिंक 100+ क्वेश्चन है, मैंने कहीं पे देखा था। मैं आई थिंक आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप डाल सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो वो काफी अच्छी लिस्ट है, मतलब उसके अंदर टीसीएस के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, एंड आप उन्हीं को ऐड करके उसी को समझ सकते हो, उन्हीं को, मतलब उन्हीं को प्रैक्टिस कर करके आपको समझ में आ जाएगा कि टीसीएस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एंड आपको उनके लिए कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो वो आई थिंक बेस्ट तरीका होता है सर्विस बेस्ड कंपनीज को क्रैक करने का, या फिर किसी पर्टिकुलर कंपनी को क्रैक करने का। अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्रैक करनी है या फिर आपको उससे भी हाई लेवल पे जाना है, देन उसके लिए डेफिनेटली आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, आपको लीड कोड अच्छे से ग्राइंड करना होगा। तो दैट इज द वे। मतलब अगर आप 3 महीना शिद्दत से मेहनत करो तो आप डिजिटल लेवल के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। डेफिनेट डिजिटल लेवल के तो डेफिनेटली प्रिपेयर कर सकते हो।
अगर आपने पहले से टीएस कर रखी है तो आप 1 मंथ में भी प्रिपेयर कर सकते हो, बट 3 मंथ्स इज फ्रॉम स्क्रैच टू प्रिपरेशन फॉर डिजिटल समझा। लेवल टीसीएस। इसके बाद मेरा अगला जो क्वेश्चन है, आपने कहा था कि एक नोटपैड पे कोडिंग करना भाई, एडिटर पे नहीं करना। उस पर आप 1-2 मिनट बता सकते हो कि वो ज़रूरी है? सर उसमें क्या होता है कि टीसीएस के अंदर जो आपको एडिटर मिलता है ना, उसके अंदर कुछ ऑटो कंप्लीशन कुछ भी नहीं होता, दैट इज अ प्लेन एडिटर, हम्म। नोटपैड जैसा ही लगता है वो। तो उसके लिए क्या होता है कि आप, क्योंकि जब हम अगर हम जनरल लाइफ में बात करें तो हम वीएस कोड पे कोडिंग करते हैं या फिर किसी भी ऑनलाइन एडिटर पे कोडिंग करते हैं। तो उसके अंदर हम जब कोई भी फंक्शन लिखते हैं, उसके अगर हमने कर्ली ब्रेसेस लगा लिए, मैं जावा लैंग्वेज में ज़्यादा कोडिंग करता हूँ, तो अगर मैंने कर्ली ब्रेसेस ऐड किए तो एग्जिट कर्ली ब्रेसेस अपने आप ऐड हो जाते हैं। तो ये हमें मतलब हमारे माइंड में नहीं रहता, पर हमें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि ऐसे हम ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस डालेंगे तो एग्जिट वाले नहीं डालेंगे अपने आप। तो ये हमारे साथ कोडिंग एडिटर्स ने हमें एक आई थिंक बैड बैड आदत सी दे दी है, बैड हैबिट सी दे दी है, कि अपने आप सब चीज़ें हो जाती हैं। कुछ कुछ चीज़ें, जैसे अगर आपने एरे लिस्ट यूज कर रखी है, तो एरे लिस्ट के आगे आप डॉट डालोगे तो उसके फंक्शंस के सजेशन आ जाएंगे कि फॉर ईच लगाना है, या फिर आपको उसकी लेंथ निकालनी है, उसके लिए सारे फंक्शन की सजेशन आ जाएगी। तो आपके माइंड में नहीं रहता, पर ये सब चीज़ें हम यूज करते रहते हैं। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि अगर हमें ब्लैंक शीट दे दी जाए ना, तो हम सोचते रहते हैं कि इस वाले पर्टिकुलर फंक्शन का नेम क्या था, लेंथ अगर हम निकाल रहे हैं तो उसके अंदर ओपनिंग ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस डालने हैं या नहीं डालने हैं, अगर हमें उस फंक्शन को इवेल्युएट करना है तो ये बेसिक बेसिक चीजें होती हैं जो हम मिस कर जाते हैं अगर हम ऑनलाइन कोडिंग एडिटर्स में कोडिंग कर रहे हैं। वहीं अगर आप नोटपैड में कोडिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर एक चीज आपको खुद से ही लिखनी है, उसकी कोड रिव्यू करने इंडेंटेशन। और कोड को डिबग करने को बहुत मदद होता है वो। हाँ, बहुत मदद होती है। तो आपको इंडेंटेशन भी खुद से करनी है, आपको उसके सेमी कोलन्स भी खुद से लगाने हैं, उसके फंक्शंस के नाम भी खुद से याद रखने हैं। तो इसीलिए वो काफी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि जो फाइनल आप प्रिपरेशन करोगे, मतलब फाइनल जो आप टेस्ट दोगे, उसके अंदर यही चीजें हो रही होंगी। आपको बिल्कुल ब्लैंक शीट दे दी जाएगी, ब्लैंक एडिटर दे दिया जाएगा, एंड उसके अंदर कोई सजेशंस नहीं आएंगी, कोई ऑटो कंप्लीशन नहीं होगा, तो सब कुछ आपको खुद से ही करना है। तो इसलिए बेटर है कि आप पहले से प्रैक्टिस करके जाओ, एंड वहां पे आपको जाकर शौक ना लगे, एंड वहां पे आपका कोड कंपाइल नहीं हो रहा तो उसके लिए आपको डर ना लगे। तो उसके लिए कि पहले से ही बेटर प्रिपरेशन करके जाओ, एंड नोटपैड में ही कोडिंग की प्रिपरेशन करो। सो या ऐसे दैट्स ही। व्हाई। फिर आ जाता है, आपने मेरे को, जैसे मैंने आपका एक वीडियो देखा था, उसने बोला था कि जैसे ही आपको इंटरव्यू के बारे में ईमेल आया था, 2 दिन में आपका टेक्निकल इंटरव्यू था। आप अपना टेक्निकल हम्म। इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो? साथ में मुझे ये बताओ कि रेज्यूमे और प्रोजेक्ट कितना मैटर करता है टेक्निकल इंटरव्यू में, और क्या क्या चीज़ों का प्रिपेयर करना चाहिए। पहले आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो कि ऐसा ऐसा मेरे टेक्निकल इंटरव्यू में हुआ था, और इसके लिए क्या क्या आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, आप वो भी आपको अपना शेयर कर दीजिए। सो टीसीएस जेएल का जो टेक्निकल इंटरव्यू मेरा हुआ था, उसके अंदर जो भी मतलब स्टार्टिंग ऐसे हुई थी उसकी, कि उसमें पहले उन्होंने मेरा रिज्यूमे, उनके पास था, इंटरव्यूअर के पास मेरा रिज्यूमे था। तो उन्होंने रिज्यूमे गो थ्रू करना स्टार्ट किया कि मैंने क्या करा है, मेरी क्वालिफिकेशंस क्या है, मेरी सीजीपी क्या आई है। देन फाइनली जो चीज़ें वो मुझसे पूछ पाए थे, दैट वाज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट्स, क्योंकि उस पर क्वेश्चन इजीली पूछ सकते हैं। तो उन्होंने प्रोजेक्ट सेक्शन चूज किया। आई डोंट नो कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है टेक्निकल इंटरव्यूज में, बट मेरे इंटरव्यू में मुझसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि वो मेरे रिज्यूमे गो थ्रू कर रहे थे। तो उन्होंने प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे कि आपने प्रोजेक्ट बनाया क्यों, इसको कैसे बनाया आपने, कुछ चैलेंजेस जो आपने फेस करे हों, ऐसे बेसिक उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। क्योंकि प्रोजेक्ट मैंने खुद से बना रखा था, तो मैं इसका आंसर कर पाया था। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कभी कभी ये होता है कि उन्होंने प्रोजेक्ट्स कॉपी कर रखे होते हैं, या फिर अपने खरीद किसी फ्रेंड लेते का हैं। प्रोजेक्ट, हाँ, खरीद लेते हैं। तो उस केसेस में वो बिल्कुल डेप्थ में जाके क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाते, एंड थोड़े शैलो आंसर्स रहते हैं। तो उनको इंटरव्यूअर तो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, उनको डायरेक्टली समझ में आ जाता है कि किसने खुद से बनाया है, या फिर कौन ऐसे वेग बातें कर रहा है, या फिर कॉपी करके उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो वो पार्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसीलिए हमेशा जो भी आप प्रोजेक्ट ऐड करो, उसे खुद के ही बने हुए प्रोजेक्ट्स ऐड करो, दैट इज मोस्ट बेनिफिशियल। देन आगे प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन खत्म हुआ, देन उन्होंने मुझसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करे थे। जैसे मैंने बताया था कि डीबीएमएस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे, एसक्यूएल क्वेरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे मुझे, डिफरेंट क्वेरीज बताई थी कि आपको एक क्वेरी लिखनी है, एंड उसी को मैंने वहां पर लिखकर एग्जीक्यूट भी करा था। सो दे वर चेकिंग कि आपकी सीक्वल क्वेरीज की नॉलेज कितनी है। दिस वॉज बेसिकली ड्यू टू कि उनकी जो जॉब प्रोफाइल थी, मुझे ऐसा लगता है, मैंने ज्वाइन नहीं करा, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर सीक्वल क्वेरीज का थोड़ा काम ज्यादा रहता होगा। तो इसलिए उन्होंने मुझसे वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछे। तो दिस वाज द सेकेंड पार्ट ऑफ इंटरव्यू। थर्ड पार्ट में ये सारी टेक्निकल डिस्कशंस खत्म हो गई थी। देन दे मूव्ड ऑन टू एचआर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लाइक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस एंड अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस में उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपके मैनेजर के साथ कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जहां मैंने उनको बताया था कि मैंने ऐसे जस्ट में इंटर्नशिप करी है।
तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपका कोई सी मैनेजर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आई है जब ऐसा कभी आपको कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना हो, या फिर ऐसी कोई भी कोई सिचुएशन आई है जहाँ पे आपने किसी चैलेंज को ओवरकम किया हो, कोई चीज़ बिल्ड करते हुए आपको कोई चैलेंज आया हो, उसको आपने ओवरकम किया हो। तो इस टाइप के सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे थे, जिनको मैंने स्टार टेक्निक में आंसर करा था। आई थिंक सभी को पता है स्टार टेक्निक क्या है, विच इज सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। आपको सिचुएशन क्या दी गई थी, आपका क्या टास्क था उसके अंदर, आपने क्या एक्शन लिया, एंड फाइनली रिजल्ट क्या आया। सो इस बेसिस में मैंने अपने पूरे सारे क्वेश्चंस को आंसर किया था, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस को। एंड फाइनली आई थिंक आई रिमेंबर उन्होंने मुझसे एक लास्ट जो क्वेश्चन मुझसे पूछा था, सारा इंटरव्यू ओवर हो गया है, 1 आवर का जो भी इंटर स्लॉट होता है वो पूरा ओवर हो गया है। फाइनली उन्होंने मुझसे पूछा था कि विल यू बी एबल टू रीलोकेट हम्म। फॉर, इफ वी गिव यू एन ऑफर विल यू बी एबल टू रीलोकेट। तो उस टाइम मुझे कुछ पता नहीं था कि कहाँ रीलोकेशन के लिए बनेंगे, तो मैंने कुछ ऐसा मना नहीं करा था, मैंने कहा था यस, आई विल बी एबल टू रीलोकेट। बट आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स ने बोल दिया था जो मेरे साथ के थे कि वी वोंट बी एबल टू रीलोकेट। तो आई एम नॉट श्योर कि उनको ऑफर मिला था या नहीं मिला था, बट मैंने ही बोल दिया था कि आई वुड बी एबल टू रीलोकेट, मुझे ऐसा कुछ इशू नहीं होगा। तो या मतलब फाइनली आई गॉट द ऑफर। आई एम नॉट श्योर इस पर्टिकुलर डिसीजन की वजह से ऐसा है या नहीं, बट या आई गॉट द ऑफर। तो मतलब आपका एचआर और टेक्निकल साथ में एक ही साथ हो गया था? सब कुछ एक साथ ही हुआ था, 1 इंटरव्यू ओनली, उसके अंदर सब कुछ हो ओके, गया था। मैं समझा। मतलब बेसिकली आप अपने प्रोजेक्ट से गो थ्रू जाइए, अगर ऐसे ही कुछ भी उठा के कॉपी करके मत जाइए। डीबीएमएस हाँ को हाँ। अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखिए, एसक्यूएल स्ट्रॉन्ग रखिए। शायद ऊप्स और हम्म। कंप्यूटर नेटवर्क्स भी पूछते हैं कि नहीं पूछे थे आपको? हाँ पूछते हैं, मतलब मेरे कुछ फ्रेंड से पूछे थे ऊप्स और कंप्यूटर नेटवर्क्स भी, मुझसे नहीं पूछे थे, हम्म। मतलब मेरे इंटरव्यू में नहीं पूछे थे। बट व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि कुछ थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं लाइक डीबीएमएस, नेटवर्किंग, ऊप्स भी आ जाता है उसमें, एंड हम्म। ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बेसिकली आपको प्रिपेयर करना ही चाहिए। इसके साथ साथ एक सिस्टम डिजाइन भी होता है, बट वो टीसीएस के लिए नेसेसरी नहीं है, वो आगे किसी कंपनी में जरूरत पड़ेगी तो आपको कर लेना। बट ये जो 4 हैं, डीबीएमएस, ऊप्स, नेटवर्क्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये चार तो आपको प्रिपेयर करने चाहिए फॉर टीसीएस जैसे इंटरव्यूज के लिए। मेरा या एक लास्ट क्वेश्चन है कि अभी तो 12 लाख लोग इस बार टीसीएस में अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि 2025, 26 और 24 वाले भी अप्लाई कर रहे हैं। और इसमें से शायद 50,000 लोगों को ये लोग हायर करने वाले हैं। हम्म। तो द सिलेक्शन रेशियो इज ऑलमोस्ट वी कैन से 5 to 7%। तो ऐसी क्या मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं जिनका नहीं हो पाता टीसीएस एनक्यूटी में? अगर आपको ऐसा पूछा जाए, आपको क्या लगता है? तो आई थिंक ये 5 to 7% का ही रेशियो है हायरिंग का। मार्केट आई नो काफी स्केरी चल रहा है इस टाइम पर, एंड ये नंबर्स भी हमें और डराते हैं। बट वट, आप देखो एज ए इंडिविजुअल यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट हायरिंग नंबर्स। हायरिंग जो भी हो रही है उसमें आपका कोई से नहीं है, आपको अपना ही बेस्ट दे सकते हो। इसके अलावा रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, आउटकम क्या आ रहे हैं, इसमें आपका कोई से नहीं है, ना ही आपका कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो इसके लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो इसके लिए टेंशन लेने की सबसे पहले तो हमें जरूरत नहीं है। जो भी हायरिंग नंबर्स हैं वो सिर्फ नंबर्स हैं, आपको नंबर्स पे सबसे पहले फोकस नहीं करना है। आपका फोकस होना चाहिए अपनी प्रिपरेशन पर, अपनी स्ट्रैटेजीज पर, कि आपको कैसे सिलेक्शन के लिए जाना है। एंड इन्हीं की यही चीजें जो आप कंट्रोल कर सकते हो, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब अगर बात करें कि आपको सिलेक्शन कैसे होनी चाहिए, आपकी सिलेक्शन के लिए आपको क्या चीजें प्रिपेयर करनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है, तो सबसे पहले तो ये है कि अपनी प्रिपरेशन को अप टू द मार्क रखो। ऐसा नहीं है कि हाफ हार्टेडली प्रिपरेशन नहीं करनी है, कि ठीक है हम थोड़ा एप्टीट्यूड कर रहे हैं, थोड़ा सा कोडिंग कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। एप्टीट्यूड कर रहे हो तो गिव योर 100% इन एप्टीट्यूड, अच्छे से एप्टीट्यूड करो, उसे खत्म करो, पूरे हर एक टॉपिक को अच्छे से खत्म करो, ताकि अगर किसी भी टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो यू आर नॉट लेफ्ट बिहाइंड। आपका एकदम बेस्ट होना चाहिए वो एप्टीट्यूड का सेक्शन। देन आते हैं कोडिंग वाले सेक्शन पर। कोडिंग वाले सेक्शन के अंदर भी आपको सिर्फ टीएस स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं करनी है। टीएस स्पेसिफिक प्रिपरेशन करने के लिए लोग क्या करते हैं कि इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एंड हार्ड क्वेश्चंस पे जाते ही नहीं है। आपको ऐसी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज नहीं होनी चाहिए आपकी। हाँ आपको करने इजी मीडियम लेवल के क्वेश्चन ही सॉल्व है, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन में फंसना नहीं है। बट सिर्फ ये सोच के नहीं करना कि हम सिर्फ टीसीएस के लिए प्रिपेयर करने हैं। आपको ये सोच के करना है कि आपको एज अ होल डीएसए को समझना है, एंड जितने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग केबिलिटीज हैं इनको इंप्रूव करना है। तो उसके लिए आपको जो जो चीजें करनी पड़ेंगी, आपको जो जो डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, जो जो उनके क्वेश्चंस करने हैं, ये सब आपको अच्छे से ही प्रैक्टिस करने हैं। एंड बिल्कुल भी हाफ हार्टेड प्रिपरेशन नहीं होनी चाहिए, आपको अपना 100% ही देना है। देन बात करते हैं कि कौन कौन सी गलतियां हम कर देते हैं। तो सबसे पहली गलती तो ये है कि हम अपने रिज्यूमे को सही से नहीं बनाते। रिज्यूमे का एटीएस स्कोर भी जैसे मैंने बताया अच्छा होना चाहिए, उसके साथ साथ उसको उस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन से भी मैच करना चाहिए। अगर उसके अंदर कुछ स्किल्स लिखी हैं लाइक सीक्वल लिखा है, एसक्यूएल लिखा है, या फिर कोई भी चीज़ें और लिखी हैं और आपको वो आती हैं, तो आपकी वो रिज्यूमे में डेफिनेटली मेंशन होनी चाहिए। इसके लिए कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, ये डेफिनेटली होना ही चाहिए काम। तो दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है। सेकेंड मिस्टेक इज कि मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में क्या होता है कि वो कभी कभी आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर ना कुछ कुछ आपके फेलियर्स के बारे में जानना चाहते हैं, आपके कुछ शॉर्टकमिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो इन केसेस में आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है,
आपके लिए बेटर ये होगा कि आप अपने कुछ स्टोरीज को, कुछ जो बहुत कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन स्टोरीज को पहले से ही प्रिपेयर करके जाओ। वहां जाके कुछ रैंडमली स्टोरी बनाने लग जाते हैं लोग, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चंस कभी सुने नहीं होते पहले, तो वो रैंडमली को कोई स्टोरी बनाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ना इंटरव्यूअर को वो स्टोरी समझ में आती है एंड आप भी अपनी बातों में खुद ही उलझ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अपने जो भी आप इंटरव्यूज दे रहे हो उसके अंदर आपको पता है कि आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर होकर जाओ। अपनी कुछ स्टोरीज अपने पास रख लो कि आपका कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था या नहीं हुआ था, आपने कभी कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लीड करा था या नहीं करा था, आपने कभी कोई चैलेंज फेस किया, उस चैलेंज को आपने ओवरकम कैसे किया। ये सारी कुछ कुछ स्टोरीज हैं जो आप अपने साथ रख सकते हो, पहले से ही बना के रख सकते हो। एंड कभी इंटरव्यू के अंदर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आपको कोई स्टोरी बनानी नहीं पड़ेगी, आपके पास एग्जाम्पल्स होंगे एंड आपको वही वहां पर बताने हैं। ठीक है, तो ये सेकंड मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी है, कि आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होकर जाना है, अपनी जो स्टोरीज हैं वो आपको अपने पास रखनी है। देन फाइनली द थर्ड मिस्टेक इज नॉट फोकसिंग ऑन थ्योरी सब्जेक्ट्स। थ्योरी सब्जेक्ट्स लाइक डीबीएमएस, ऊप्स, नेटवर्किंग, इन सब पे फोकस नहीं करते हैं बच्चे। मतलब उनका फोकस होता है कि या तो वो एप्टीट्यूड अच्छे से कर लें एंड वो कोडिंग अच्छे से कर लें, बस उनका क्लियर हो जाएगा टीसीएस डिजिटल। ऐसे नहीं होता है, आपको इन सब चीजों पे फोकस करना होगा, क्योंकि वही एक इंटरव्यू है जो एक एक्चुअल पर्सन ले रहा है आपका, एक्चुअल वहां पे मैनेजर बैठा है, वो आपसे वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो पर्टिकुलर इंटरव्यू तो आपको एकदम अच्छे से एस करना है। तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, तो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड इसके लिए अपने जो फोर थ्योरी सब्जेक्ट मैंने बताए, डीबीएमएस, ऊप्स, नेटवर्किंग एंड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर एनी ऑफ द इंटरव्यूज जो कि आप टीसीएस में देने वाले। तो ये तीन शॉर्टकमिंग्स मुझे लगती हैं, तीन मिस्टेक्स मुझे लगती हैं जो हर एक स्टूडेंट को अवॉइड करनी चाहिए। एंड ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि क्या फाइनल हायरिंग नंबर्स होने वाले हैं, क्या फाइनल रिक्रूटिंग कॉल्स होने वाली हैं। इसके बारे में आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपको अपनी सिर्फ प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि अगर आपने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा, अपनी जो कंट्रोलेबल्स हैं उनको कंट्रोल किया, देन यू विल डेफिनेटली गेट एन ऑफर फ्रॉम टीसीएस और एनी अदर कंपनी दैट यू आर एमिंग फॉर। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच भाई। तो भैया ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी, और जो भी रिसोर्सेस इस वीडियो में हमने डिस्कस की है मैंने सारी डिस्क्रिप्शन में पुट आउट कर दिए। बाकी आप अगर एक ही जगह से प्रॉपर स्ट्रक्चर अपनी प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी कमेंट करके बताओ कि आप अगली वीडियो कौन सी चाहते हो और कौन से गेस्ट के साथ आप पॉडकास्ट चाहते हो। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उन गेस्ट को लाके अच्छा पॉडकास्ट करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।